हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉन्गलिंग रेड बटरफ्लाई और चिहो के साथ यहाँ फेरीलैंड फ्रेगमेंट आया हुआ था, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात जावी से हो गई। जावी एक बहुत ही सारा अजीब पागल मजनू है, पर साथ ही साथ वो काफी सारा पावरफुल भी था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉर्प्सीन सेक्ट का एक और कल्टिवेटर भी पहुंच गया, जिसका नाम संटाई है। संटाई असल में यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो जावी पर हमला करके उसे उसी इमोर्टल कॉर्प्स की बॉडी को छीन सके। लेकिन दूसरी तरफ जावी तो उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, इसलिए संटाई ने जैसे ही ऐसा करने की हिम्मत करी वो गुस्से से पागल हो गया और इन दोनों के दरमियान ही जबरदस्त लेवल की फाइट शुरू हो गई, जहां पर हम देखते हैं कि शुरू में तो इन लोगों ने रेड बटरफ्लाई और चिहो को अपने अपने चैंपियंस के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ जब संटाई की रेड बटरफ्लाई हार चुकी थी तो हम देखते हैं कि संटाई ने चालाकी के साथ यहाँ जावी की सोल पर हमला कर दिया। और चूंकि जावी की सोल इस वक्त उसकी मेन बॉडी में नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर संटाई उससे उस लड़की की डेड बॉडी छीनने की कोशिश करता है। जबकि पीछे की तरफ संटाई ने जावी की सोल को जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन अपनी महबूबा को अपनी आंखों के सामने यूं दूर जाता हुआ देखकर अचानक जावी गुस्से से पागल हो गया। जहां इसी पागलपन के दौरान हम देखते हैं कि उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक पर पहुंचते हुए फौरन से संटाई को फॉलो करने लगा। संटाई भी यहाँ पर जावी का ये पागलपन देखकर घबराते हुए फौरन से उससे वो लड़की की डेड बॉडी वापस कर देता है, लेकिन यहाँ जावी उसका फॉलो करना नहीं छोड़ रहा था। और यहाँ इसी तबाही की वजह से हम देखते हैं कि इस फ्रेगमेंट ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब इन सब लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना सबके सब मारे जाएंगे। रेड बटरफ्लाई भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रही थी। फिलहाल वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पर तभी अचानक उसके सामने वॉन्गलिंग आकर उसका रास्ता रोक लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग रेड बटरफ्लाई की ये मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था, जिसके लिए वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से रेड बटरफ्लाई पर हमला बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने भी फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए अपनी आइस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करते हुए खत्म कर दिया। और वो साथ ही साथ वॉन्गलिंग को धमकी देते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा? अगर तुमने मुझे यहाँ पर यूं ही मारने की कोशिश करी तो पूरा की पूरा सुजाकू प्लेनेट तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने पर तुल जाएगा। जो सुनकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो एक कल्टीवेशन जीनियस हो, तुमसे मैंने ऐसी धमकी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करी थी। क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे फाइट करने से अब डर रही हो? पहले तो तुम मेरे सामने काफी बड़ी बड़ी बनती थी। और ये कहती है अचानक से वॉन्गलिंग ने अपने फॉरबिडन फ्लैग के फॉरबिडन स्पीयर को निकालकर तीसरी के साथ दोबारा से रेड बटरफ्लाई पर हमला कर दिया, जिसे रेड बटरफ्लाई अपने आइस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण यहाँ रेड बटरफ्लाई की सोल टूट चुकी थी, साथ ही साथ उसे इंटरनल बुरी तरीके से इंजरीज भी हो चुकी है। ये देखकर वो हैरान होते हुए अपने मन में कह रही थी कि ये लड़का भी सोल फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर है। मैं इसे जान से मार चुकी होती, लेकिन इस वक्त मैं काफी सारा कमजोर हूँ। फिलहाल मुझे इस फ्रेगमेंट से बाहर की तरफ निकलना होगा, बाद में मैं इसे देख लूंगी। जो कहती रेड बटरफ्लाई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उसे इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने कैसे दे सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि तभी अचानक वॉन्गलिंग ने मिस्टर ग्रीन के टाइम डोमेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर वो रेड बटरफ्लाई को कैद कर लेता है। जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई भी सरप्राइज हो गई थी, पर असल में वॉन्गलिंग किसी और के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसके पास वुड कार्विंग स्किल्स थे, जिसकी वजह से वॉन्गलिंग एक से कई ज्यादा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके लिए वॉन्गलिंग को सबसे पहले उस आदमी के वुड कार्विंग्स बनाने होंगे। यहाँ रेड बटरफ्लाई इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन डोमेन को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ वो अपने मन में कह रही थी कि वैसे तो मेरे लिए इस तरह के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन से निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और इसी वजह से रेड बटरफ्लाई उस टाइम डोमेन के अंदर से निकल नहीं पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने भी रेड बटरफ्लाई का किस्सा खत्म करने के लिए वहाँ पर दोबारा से 2 स्पिरिचुअल ड्रैगन समन कर लिए थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई पर हमला करने वाला है। ये देखकर अब रेड बटरफ्लाई को समझ आ गया था कि उसे अपनी युआन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जो सोचती अचानक से हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने फौरन अपने ब्रेसलेट वाले आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लिया, जिसके प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि अचानक से टाइम डोमेन भी टूट जाता है, और साथ ही साथ ये युआन ब्रेसलेट किसी तरह के टेलीपोर्टेशन पोर्टल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि सीधा सीधा सुजाकू प्लेनेट को पहुंचेगा। लेकिन इस युआन ब्रेसलेट को इस्तेमाल करने का एक नुकसान भी है, जो भी वॉरियर इसे इस्तेमाल करेगा उसका कल्टीवेशन लेवल गिर जाएगा, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई वॉन्गलिंग से कह रही थी कि मेरा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारी वजह से गिरने वाला है, इसलिए मैं इस बात को भूलूंगी नहीं, बल्कि तुम्हें इसकी सजा 100 गुना ज्यादा मिलेगी। अब हम लोगों की मुलाकात सुजाकू प्लेनेट पर ही होगी। ये कहती है अभी रेड बटरफ्लाई वहाँ से जाने वाली थी, पर तभी
अचानक दूसरी तरफ वांगलिंग उसे रोकते हुए कहता है कि ये देखो रेड बटरफ्लाई, मेरे पास क्या है। जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई की आंखें पटी की पटी रह जाती है, क्योंकि वांगलिंग के पास उसकी सीनियर सिस्टर का फैन आर्टिफैक्ट था, जिसका इस्तेमाल करते हुए सीनियर सिस्टर 5 एलिमेंटल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। यहाँ पर वांगलिंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो फ्लेम फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से रेड बटरफ्लाई पर हमला बोल देता है, जिसके लिए रेड बटरफ्लाई चूंकि तैयार नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यहाँ रेड बटरफ्लाई का हाथ कट चुका था, जबकि वो भी उड़ती उड़ती उसी पोर्टल की तरफ गिरने वाली थी। दूसरी तरफ वांगलिंग जानता रहा कि मैं इस रेड बटरफ्लाई को यहाँ से जाने नहीं दे सकता, और रेड बटरफ्लाई ने वांगलिंग से पंगा लिया है तो वो उसे किसी भी हाल में जान से मार देना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर में रेड बटरफ्लाई उसके लिए दोबारा मुसीबत बनेगी। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर की देरी की वजह से हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई यहाँ से बचकर निकल गई। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग फिर भी ज्यादा परेशान नहीं होता, बल्कि वो अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा हुआ मेरे पास उसका हाथ रह गया, अब मैं उसके हाथ पर कई सारे कर्स लगा दूंगा, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन लिमिटेड हो जाएगी, वो कभी भी ब्रेक थ्रू करके आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ जब वांगलिंग ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम चीहू को देखते हैं, जो कि पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इस फ्रेगमेंट से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था, और तभी अचानक उसका रास्ता ब्लॉक करने के लिए सामने की तरफ एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसका मतलब कि चीहू अब सामने की तरफ नहीं जा सकता। उसने तो उदास होते हुए पूरी तरीके से हार ही मान ली थी कि वो अब इस थर्ड लेयर से कभी भी सेकंड लेयर में नहीं जा पाएगा। वो मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, पर इससे पहले कि उसे कुछ भी हो पाए तभी अचानक वहाँ पर वांगलिंग पहुंच जाता है, जिसने फौरन से चीहू की जान बचा ली, और वो चीहू को वापस से नीचे की तरफ लाते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर हम लोग ऊपर सेकंड लेयर में नहीं जा सकते। अभी भी तो तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर टोटल 6 लेयर्स है, तो हम लोगों को नीचे की तरफ थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर की तरफ जाना चाहिए, जिस जगह में हम लोगों को सोचने का थोड़ा सा समय मिल जाएगा। दूसरी तरफ चीहू को तो फोर्थ लेयर के ओपनिंग गेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिर वो होगा कहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग उसे बताता है कि जब तुम और रेड बटरफ्लाई आपस में फाइट कर रहे थे तो तभी मुझे वो फोर्थ लेयर का गेट मिल चुका था, और इसी गेट का इस्तेमाल करते हुए ये लोग नीचे की तरफ फोर्थ लेयर में आ जाते हैं। जो लेयर देखकर तो चीहू और वांगलिंग दोनों ही पूरी तरीके से सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि ये थर्ड लेयर से भी काफी ज्यादा खास है। यहाँ पर मौजूद ये पूरा की पूरा लेयर ही जेड एनर्जी से बना हुआ था, जबकि यहाँ बीच में मौजूद पैलेस तो सबसे ज्यादा कीमती थी, जिसे देखकर वांगलिंग अपने मन में सोचता है कि शायद ये इमोर्टल किंग का ही पैलेस होगा। यहाँ जब वांगलिंग ये सब सोच रहा था तभी अचानक इन लोगों की नजर दोबारा से संटाई और जावी पर पड़ गई, जहाँ जावी अभी भी संटाई के पीछे पड़ा हुआ था, जहाँ संटाई जावी से कह रहा था कि ओए पागल इंसान, ऑलरेडी मैंने उस लड़की की डेड बॉडी तुम्हें वापस कर दी है, फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ जावी की बीवी पर आज तक किसी ने भी हाथ नहीं डालने की कोशिश करी, और जिसने भी हाथ डालने की हिम्मत करी उसे कभी भी जावी ने नहीं बख्शा। इसी वजह से हम देखते हैं कि जावी यहाँ पर संटाई को मारने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संटाई जावी को समझाने की कोशिश करता है कि बेवकूफ मत बनो, तुमने ऑलरेडी अपनी सोल को बहुत ज्यादा बर्न कर लिया है, तुम्हारी सोल कमजोर हो चुकी है, जल्द से जल्द अपने लिए कोई ना कोई फिजिकल बॉडी ढूंढो वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन जावी को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी, बल्कि हम देखते हैं कि वो अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए संटाई पर हमला करते हुए कहता है कि तुमने मेरी बीवी को ऑफेंड करने की हिम्मत करी, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ही। पर ये सब करते हुए अचानक से जावी के सर में भी काफी ज्यादा जोरों से दर्द होने लगा, और साथ ही साथ उसे अपने पास की कुछ मेमोरीज वापस से याद आने लगी। जिन अधूरी मेमोरीज को देखकर जावी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये बात समझ गया था कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसीलिए वो टैंगर को गले लगाते हुए कहता है कि इस आदमी को मारने के बाद मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से संटाई के पीछे पड़ गया, जहाँ वो उस पर दोबारा से हमले पर हमला करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ संटाई जो कि उसके अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ वहाँ भाग रहा था, जहाँ वो जावी से कह रहा था कि ऑलरेडी तुमने अपनी सोल को बहुत बुरी तरीके से बर्न कर लिया है, तुम्हारी सोल कमजोर हो चुकी, मुझे सिर्फ थोड़ी देर तक ही तुम्हारे सोल के हमलों को डॉज करना होगा, उसके बाद वैसे ही तुम कमजोर होकर मर जाओगे। और यहाँ ये बात सच होती हुई दिखाई भी दे रही थी, क्योंकि जावी को पहले से भी ज्यादा दर्द होने लगा था। वांगलिंग भी समझ जाता है कि जावी की सोल काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, और इसी सोल वीकनेस की वजह से जावी की पुरानी मेमोरीज भी वापस आना शुरू हो गई थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर जावी का एक अटैक सीधा जाकर संटाई से टकरा गया, जिससे हिट होकर फौरन से संटाई जमीन पर जा लगता है, और साथ ही साथ उसका आर्मर भी क्रैक होकर टूट चुका था। लेकिन तभी ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि जावी की सोल पर भी आग लगना शुरू हो गई थी, यानी कि उसने अपनी सोल को कुछ ज्यादा ही बंद कर लिया है, जो देखकर संटाई खुश होते हुए कह रहा था कि कभी तुम 5 एलिमेंटल सेट के एक जीनियस हुआ करते थे, लेकिन देखो तो सही तुमने खुद का क्या अंजाम कर दिया, सिर्फ एक लाश के लिए तुमने खुद की ही सोल जलाकर राख कर दी। लेकिन ये सुनकर भी दूसरी तरफ जावी अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर टैंगर के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो मुझे फिर भी कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि टैंगर के लिए मेरा पागलपन ही तो मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर संटाई की बॉडी पर लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो संटाई घुटनों के बल आ जाता है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता
है कि कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि वहाँ का मौसम बदलने शुरू हो गया था। यहाँ पर चीहो और वांगलिंग की बॉडी पर भी काफी सारा पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल पड़ने शुरू हो चुका है। जो प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वांगलिंग और चीहो भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। असल में यहाँ ये सब जावी की वजह से हो रहा था। उसने अपने डाउ हार्ट को पहचान लिया है जो कि टैंगर थी, और इसी वजह से उसका लेवल दोबारा से ब्रेक थ्रू हो गया। वो अपने असेंडेंट लेवल की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जावी की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। उसके माथे में एक असेंडेंट क्रिस्टल भी जाकर समा चुका था, और साथ ही साथ जावी को अपने पास की सारी मेमोरीज वापस याद आ गई। इस वक्त जावी किसी गॉड की तरह काफी ज्यादा कूल लग रहा था। वो यहाँ पर टैंगर की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है कि कैसे मैं बचपन में एक कल्टीवेशन जीनियस था। मैंने 5 एलिमेंटल सेक्ट को ज्वाइन किया, जहाँ के मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने मुझे रेन कैलिड्रोन दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ इमोर्टल रेल्म आ पाऊँ। इस इमोर्टल रेल्म में ट्रेजर की तलाश में जावी एक पगोडा टावर के अंदर इंटर हो गया था। जावी कहता है कि मुझे लगता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। जब मैंने पहली दफा तुम्हें देखा था तो तुमने फोर्सफुली मुझ पर ये चीज थोपी थी ताकि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करूँ, और इसी वजह से मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। मैंने अपने सेट के सारे इमोर्टल जेट्स तुम पर लुटा दिए। मेरे मास्टर जो कि मुझे इतना ज्यादा प्यार करते थे, वो बेशक वहाँ पर मुझे जान से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, बस मुझे सेट से बाहर निकाल दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि मेरे मास्टर की मौत के वक्त मैं उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा पाया, और सिर्फ तुम्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पूरी की पूरी दुनिया से अलग हो गया। सब लोग मुझे अजीब तरीके से देखते थे, क्योंकि मैं एक डेड बॉडी से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी। मैं सब लोगों की आंखों में एक पागल बनकर रह चुका था, लेकिन तुम मेरी डाउ हार्ट थी, तुम ही मेरा सब कुछ थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को निराश किया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अभी भी मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें निराश होने नहीं दूंगा, क्योंकि चाहे तुमने ये सब कुछ मुझसे जबरदस्ती करवाया हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। इवन अगर रीइंकार्नेशन सच में होती है और मुझे कोई दूसरा जन्म मिलेगा, तो तब भी मैं यही विश करता हूँ कि काश मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊँ। ये सब कहते हुए अब यहाँ जावी समझ चुका था कि उसका अंत करीब आ चुका है। वो जल्दी मारा जाएगा, लेकिन मरने से पहले वो ये जिम्मेदारी किसी और के हवाले करना चाहता था। वो नीचे की तरफ मुझे चीहू की तरफ देखकर उसे फोन से खड़ा होते हुए कहता है कि मेरे मरने के बाद क्या तुम मेरी बीवी की हिफाजत करोगे? जो सुनकर तो चीहू अपने मन ही मन सोचों में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या फैसला करे, क्योंकि अगर उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली तो उसकी वजह से वो कभी भी अपने ट्रोल क्लैन का अगला लीडर नहीं बन पाएगा, जबकि सारी की सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। एक इमोर्टल कॉर्प्स को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है, जबकि साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ उसने जावी को मना किया तो जावी गुस्सा होकर कहीं उसे जान से ना मार डाले। यही दोनों बातें सोचते हुए चीहू काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन फिर भी वो डर के मारे यहाँ जावी से कहता है कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि जावी अब एक असेंडेंट लेवल का गॉड है, इसलिए वो उसकी मन की सारी बातें सुन पा रहा था। इसलिए वो समझ गया कि ये सिर्फ डर के मारे ही मेरी बात मानने के लिए तैयार हुआ, जबकि ये सच में मेरे नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि वो चीहू को साइड पर हटाते हुए फौरन से वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम बताओ, क्या तुम मेरी बीवी की बॉडी प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद करोगे? इससे हर 1000 साल में 1000 पीस सेलेस्टियल जेड की चाहिए होते हैं ताकि ये अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। मैं जानता हूँ कि जूनियर ब्रदर ये काम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? जो सुनकर वांगलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 1000 सेलेस्टियल जेड इसके लिए इकट्ठा कर सकूंगा, क्योंकि वांगलिंग उसकी तरह पूरी तरीके से पागल नहीं है। जिस पर जावी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद फ्री में नहीं मांग रहा। ये कहती जावी ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद बिल्डिंग्स में जितनी भी सेलेस्टियल एनर्जी थी वो सारी की सारी एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दी, जिसका वो एक बहुत ही सारा पावरफुल पगोडा टावर बना देता है। इस पगोडा टावर के अंदर उसने अपनी टैंगर की बॉडी को रख दिया था। साथ ही साथ वो इसे वांगलिंग के हवाले करते हुए बताता है कि इसके अंदर मेरा क्रेजी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है, इसलिए इस पगोडा टावर को तुम अपने पास रख लो। इसके 100 मील के फासले में कोई भी अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, और चूंकि तुम मेरी मदद करोगे तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। मेरी तरफ से फर्स्ट गिफ्ट तुम्हारे लिए होगा ये असेंडेंट क्रिस्टल। जो कहती है जावी अपने माथे के अंदर से एक रेड कलर का क्रिस्टल निकालते हुए यहाँ वांगलिंग के हवाले कर देता है। ये क्रिस्टल काफी जरा खास था, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक पर जाने के बाद असेंडेंट लेवल में आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाएगा। यहाँ इस ट्रेजर को ये वांगलिंग के हाथ में जाता हुआ देखकर तो सनडाई को काफी सारा जलन हो रही थी, क्योंकि ये सिर्फ उसी आदमी को मिलता है जिसने हेवन के रास्ते को समझ लिया हो, और वांगलिंग को इतनी आसानी के साथ इतना ज्यादा रेयर और कीमती ट्रेजर मिल गया, ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि कई लाखों करोड़ों लोग अपनी कल्टीवेशन करते करते कभी भी असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पाते, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कभी उन लोगों को हेवन का रास्ता समझ ही नहीं आ पाता। यहाँ चीहू को भी इसलिए वांगलिंग से काफी ज्यादा जलन हो रही थी। वो अपने मन में सोच रहा था कि काश मैंने जावी की बात मान ली होती, इतना कीमती ट्रेजर आखिर कोई किसी को कैसे दे सकता है। तभी अचानक यहाँ जावी की आवाज सुनाई देती है,
है जो कह रहा था कि ये फर्स्ट गिफ्ट है, अब सेकंड गिफ्ट की बारी जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो होगा एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का गुलाम। और ये कहती है ज़ावी सनटाई को जकड़कर फौरन अपने पास ले आता है जो कि कॉर्प्स इनसेक्ट का एक ग्रेट एल्डर था। ज़ावी उससे कहता है कि तुम्हें अगले 1000 साल के लिए वोंगलिंग का गुलाम बनना होगा, लेकिन सनटाई को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी क्योंकि उसके मुताबिक 1000 साल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं होने वाला था। जो सुनकर ज़ावी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें एक कमजोर पपेट में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। मेरी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए जब एक बार तुम कमजोर पपेट बन जाओ उसके बाद तुम वैसे भी वोंगलिंग के हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे, या फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। जो सुनकर सनटाई थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वोंगलिंग का गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वैसे भी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावी ने यहाँ पर सनटाई की सोल ब्लड के साथ एक सील बनाते हुए फौरन उसे वोंगलिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसका मतलब कि अब से वोंगलिंग सनटाई का पूरी तरीके से मालिक बन जाएगा। सनटाई जो भी सोचेगा वोंगलिंग को समझ आएगा, साथ ही साथ जब भी चाहे वोंगलिंग सनटाई की जान ले सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनटाई बेशक इस बात से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो वोंगलिंग के सामने आकर उसे मास्टर कहकर पुकारता है, जो देखकर तो चिहू की और भी जरा जल रही थी। वो हैरान होते हुए कहता है कि एक सोल फॉर्मेशन लेवल वॉरियर को सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का गुलाम मिल गया, अब तो वोंगलिंग और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। कई सारे पावरफुल लोग वोंगलिंग से टकराने से डरेंगे। यहाँ जब चिहू ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावी के जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इमोशनल होकर वो जाते हुए अपनी टैंगर को याद करते हुए कहता है कि अलविदा टैंगर, जबकि वोंगलिंग ने भी ज़ावी को अलविदा कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावी भी यहाँ पर मरने से पहले अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं आपका एक अच्छा डिसाइपल नहीं बन पाया, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आप एक बेहतरीन मास्टर थे, उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में भी आप मेरे मास्टर बनो ताकि इस जन्म के सारे एहसानात का बदला मैं आपको अगले जन्म चुका सकूं। यहाँ ये सब कहते हुए जब ज़ावी अपनी आखिरी सांस से ले ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि वोंगलिंग के हाथ में वो पगोडा टावर दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जिसके अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। और ये कोई और नहीं बल्कि टैंगर ही थी जो कि फौरन उस पगोडा टावर से निकलकर बाहर आ गई, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे कि आखिर ये इमोर्टल लड़की जिंदा कैसे हो गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था सिवाय ज़ावी को, क्योंकि वो हमेशा से टैंगर को जिंदा मानता रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंगर भी अपनी आंखें खोलती है, अचानक से अपनी पावर अनलिश करती है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने हवा में हाथ उठाते हुए अपने रेन सोर्ड को भी समन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बिजलियां कड़कने शुरू हो गई। जो थंडर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वोंगलिंग, चिहू और सनटाई फौरन से जंप करते वहाँ से पीछे की तरफ हट गए। और हम देखते हैं कि वो बिजलियां नीचे की तरफ जमीन को चीरते हुए अचानक से एक सोर्ड को एक्टिवेट कर देती है जो कि रेन सोर्ड थी, और वो तेजी के साथ उड़ते हुए फौरन से यहाँ अपनी मालकिन टैंगर के पास आ गई। जिस सोर्ड को देखकर तो वोंगलिंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था क्योंकि वो इसे पहचान चुका है कि ये एक रेन इमोर्टल सोर्ड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंगर यहाँ होश में आने के बाद अपने सामने ज़ावी को देखकर कहती है कि तुमने मुझे पिछले 1000 साल से प्रोटेक्ट किया तो तुम्हें इसका इनाम तो देना चाहिए, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ मरने नहीं दूंगी। और ये कहती वो उसकी सोल को बचाने के लिए अपनी इमोर्टल सोर्ड के अंदर समा लेती है, जहाँ ज़ावी अगले 1000 साल तक यूं ही सर्वाइव करते हुए अपनी सोल को दोबारा से नरिश करते हुए स्ट्रॉन्ग कर सकता था। और एक बार जब ज़ावी की सोल पूरी तरीके से रिकवर हो जाए तो वो अपने लिए कोई ना कोई फिजिकल बॉडी तो ढूंढ ही लेगी। यहाँ इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।